So hello students, now today we are going to continue our chapter number 12, that is India post independence. यहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स हो चुके थे, the princely states, mergers of the princely states, kings of Bhawananagar, Sararji हुकूमत. Now we are going to continue this point, that is called गांधी जी assassinations, मतलब गांधी जी की हत्या. यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी की हत्या कौन करते हैं, who shoot गांधी जी, नथुराम गोडसे, 13th of January 1948, राइट. सो इसके बाद हमारा जो पेज नंबर 99 से वो चल रहा है. यहाँ पे आफ्टर द गांधी जी डेट्स सब जन कैसे गए, शॉप में चले गए और गांधी जी की डेट की अनाउंसमेंट्स किसने की, नेहरू इन्होंने की. प्राइम मिनिस्टर्स जो नेहरू थे उन्होंने की, जवाहरलाल नेहरू. इन्होंने रेडियो में सबको बताया, फ्रेंड्स एंड कमर्ड्स, कमर्ड मतलब मेंबर्स कि कलीग्स, इसको हम कमर्ड्स बोलते हैं, तो फ्रेंड्स एंड कलीग्स. उन्होंने क्या बताया कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लीव्स, हमारे यहाँ से लाइट चली गई है, अभी सब जगह पे डार्कनेस है, बिकॉज हमारे जो हम बापू जिसे कहते थे, फादर ऑफ नेशन जिसे कहते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे. ओके, हमारे जो बिलव लीडर्स थे वो नहीं रहे. सो गांधी जी बिलीव इन यूनिटी अमॉन्ग ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटी ऑफ पीपल्स एंड फॉर दिस ही सैक्रिफाइसेस होल लाइफ. ओके, गांधी जी को क्या चाहिए था कि अपनी कम्युनिटी सब कैसे रहे, एक साथ रहे, शांति से रहे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों के लिए डेडिकेट की थी. तो गांधी जी फ्यूनरल राइट्स वेयर परफॉर्म एट दिल्ली. गांधी जी का जो फ्यूनरल्स मतलब अंतिम संस्कार उसे फ्यूनरल्स बोलते हैं. फ्यूनरल राइट जो हुई थी वो कहाँ पे थी, दिल्ली के. आप फोटो भी देख सकते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशंस ऑफ गांधी जी, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं. ग्रीविंग पीपल्स joined the funerals to pay their homage. Next है rehabilitations of refugee. हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. हाँ, rehabilitation. रिहैबिलिटेशंस ऑफ रेफ्यूजी. रिहैबिलिटेशंस का मतलब होता है उनका पुनर्निवास, मतलब लोगों को फिर से घर, उनको पानी, फूड ये प्रोवाइड करना, उसे रिहैबिलिटेशंस बोलते हैं. और रेफ्यूजी मतलब हमने देखा था, रेफ्यूजी मतलब कौन, अभी समझो अभी पाकिस्तान बन गया. हाँ, अभी पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में नहीं रहना, उनको इंडिया में रहना है, तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो वो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं. और हम बोल सकते हैं पाकिस्तान होने के बाद में हिंदूज को और मुस्लिम दोनों को भी वहाँ पे क्या किया जाएगा, वॉर ना होने की वजह से उनको वहाँ से भेजा भी जा सकता है, मतलब निकाला भी जा सकता है, तो वो भी रेफ्यूजी में आते हैं. तो रेफ्यूजी मतलब हमारे ही लोग लेकिन वहाँ से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हमारा पार्टीशंस हो रहा है. समझ में आया, वो रेफ्यूजी है. तो उनको क्या करना है, उनको तो वहाँ पे नहीं रहना पाकिस्तान में, उनको इंडिया में आना है. और हमारे यहाँ के लोग भी उधर जाएंगे, तो वो भी रेफ्यूजी मतलब उनको भी पुनर्निवास करना है. तो वो हमें नहीं देखना, हमें इंडिया का देखना है. तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, हमारे इंडियंस आ रहे हैं, तो उनके बारे में उनका रिहैबिलिटेशंस होना बहुत ज़रूरी था. मतलब उनको देखना, वो कौन से हालत में आए. देखो, पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशंस ऑफ इंडिया. पार्टीशंस ऑफ इंडिया के बहुत सारे मूवीज़ है, उसमें आपको एकदम अच्छे से समझेगा कि कैसे पार्टीशंस हुआ, वो टाइम पे क्या हालत थी. ये टेक्स्ट बुक में प्रॉपर नहीं दे सकते, पूरा डिटेल में तो नहीं दे सकते. सो आप एक मूवी देखोगे पार्टीशन रिलेटेड, कोई लीडर के रिलेटेड, ओके, तो उनमें रेफ्यूजी की हालत क्या हो चुकी है वो हमें अच्छे से समझ में आता है. जैसे कि आप देखो कि कैसे रेफ्यूजी यहाँ पे रेफ्यूजी यहाँ से वहाँ आ रहे हैं. बहुत सारे मूवी में, हिंदी मूवी में, बॉलीवुड वाले मूवी में, और ये वाले पॉइंट पे मूवीज़ बनाई है, उसमें हमको समझ में आएगा क्या हालत थी. तो ये भी रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी, उनके रेफ्यूजी मतलब हमारे लोग जो आने वाले थे उनका रिहैबिलिटेशन कैसे करा जाए. तो लैक ऑफ पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत सारे लाखों संख्यों में वहाँ से लोग यहाँ पे आए
द सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। उनको सेटल करना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना वो बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सक्सेसफुली, और वो सक्सेसफुली भी हो चुका था, बिकॉज पीपल वेर गिवन एज मेनी फैसिलिटी एज पॉसिबल। लोगों को जितनी फैसिलिटी दी जाए उतनी दी गई। ह्यूज रेफ्यूजी कैंप वेयर ओपन, बहुत सारे कैंप ओपन किए गए जिसमें रेफ्यूजी को रखा गया। दे वेर गिवन नॉट ओनली शेल्टर एंड फूड, ऑल्सो लव एंड कंपैशंस। वो टाइम पे उनको सिर्फ फूड और शेल्टर नहीं मिला, तो लव और कंपैशंस भी मिला। द कॉमन पीपल and various organizations also helps the governments. Thus, these peoples would integrate easily with the fellow Indian. Next है Constitutions of India and its implements. हाँ, पार्टीशन ऑफ इंडिया का आप देखोगे तो गदर मूवी में बताया गया है, भाग मिल्खा भाग ये मूवी में पार्टीशंस का सीन्स है, बहुत सारे मूवीज़ में पार्टीशंस के बारे में सीन्स है, तो आप देख सकोगे वो। और अभी जालियनवाला बाग भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, वो पॉइंट भी आपको देखना है। अब विकी कौशल का न्यू मूवी आया है, क्या नाम था उसका, सरदार उधम सिंह, वो भी देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली हाँ सीन कैसे थे, ओके, और उन्होंने क्या क्या सहा, राइट। सो हमें भी ये डीपली नॉलेज मिलेगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक से ना, आपको दूसरे सोर्स से भी आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। सो नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, ओके। लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। तो Constituent Assembly was formed in 1946 common era. Its objective was to frame constitutions for the independence India. अभी इंडिया तो चलाना है, राइट, तो इंडिया चलाने के लिए अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स ने भी बताया था कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना पड़ेगा आपका खुद का। अभी कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब होता है कि हम जैसे हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस बन गया, अभी रूल कैसे होंगे, रेगुलेशंस कैसे होंगे, लोकशाही होगी कि राज्यशाही होगी, तो ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है। कौन से लॉ बनाए जाएंगे, कौन से इसके लिए कौन सी पनिशमेंट होगी, किसका क्या अधिकार है, लोग कैसे रहेंगे, लोगों का क्या अधिकार है, वो सभी जो भी राइट्स है, हमारे राइट्स है, जो भी राइट्स रेगुलेशंस जो भी है वो सभी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब शॉर्टली हम किसे कहेंगे कि देश कैसे चलता है, तो वो किस पे चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। हर एक कंट्री का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारी इंडिया तो अभी इंडिपेंडेंस होगी 1947 को, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो बनना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ही देश चलाने के लिए ईजी होगा, है, कैसे भी नहीं चला सकते, कौन सा भी रूल कभी भी नहीं ले सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसने बनाया, क्या क्या उसमें था, वो सभी हम देखेंगे इसमें, ओके। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना बहुत ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो वो कभी फॉर्म हुई 1946 को, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ही। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। These were continue up to December 1949. Each point, each clause was extensively discussed and debated. The assembly met for 11 sessions along with 166 days of meeting. ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तभी वहाँ पे बहुत सारे एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे बहुत सारे डिस्कशंस हुआ, डिबेट हुए। डिबेट्स मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कस करके राइट है क्या रॉन्ग है वो चूज़ करना, तो वो सभी हो गया था। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने बनाया और स्टार्ट किया, वैसे नहीं। वो इम्प्लीमेंट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, लागू करने से पहले बहुत सारे डिस्कशंस हुआ, ग्रुप डिस्कशंस हुआ, ओके, बहुत सारे मीटिंग ले गए।
उसके लिए 11 सेशंस हुए, 166 डे सिर्फ मीटिंग ही हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन पे, ओके। क्योंकि पूरा देश चलाना है ना, तो इसके लिए इस प्रकार से मेहनत भी की गई। वेरियस कमिटी एंड सब कमिटीज डिड द वर्क फॉर करेक्टिंग एंड मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब होता है दुरुस्ती करना, ओके। सभी कमेटी सब कमेटी बैठाई गई क्या काम करने में, करेक्टिंग करना, ओके, करेक्शंस करना, मेंडिंग करना, डिटेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 300 इंडियन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। इसमें कितने सारे इंडियंस पार्टिसिपेट हुए थे? 300। दो द मीटिंग रिलेटेड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग मतलब मसौदा जिसे कहते हैं, हेड इन दिल्ली, बट द मेंबर कम फ्रॉम ऑल ओवर द नेशंस। लेकिन जो मेंबर्स थे तो पूरे नेशन से आए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। मेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रेसिडेंट्स कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। ये प्रेसिडेंट्स थे। ये हम क्या देख रहे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, ये आपको याद है। So, the chairman of drafting committee is Dr. Baba Saheb Ambedkar and the president of drafting committee is Dr. Rajendra Prasad। इनका जो वर्क था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। The constitution was prepared and passed by the constituent assembly। जो constituent assembly थी वो उन्होंने ही constitution prepare किया, pass किया आगे। It was implemented on 26 जनवरी 1950, ओके। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये पूरा इतना सभी वर्क्स होने के बाद कभी इम्प्लीमेंट किया? इम्प्लीमेंट करना मतलब स्टार्ट किया, तो वो कभी स्टार्ट किया? 26 जनवरी 1950 को। ओके, इसलिए ये तारीख को 26 जनवरी 1950 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट हो गया। मतलब हमारी हम जो इंडिपेंडेंस हम जो बोल रहे थे वो 1947 को मिला, बट 50 को हमारा जो रूल रेगुलेशन स्टार्ट हो गया और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश चलने लगा। इसलिए ये दिन हम रिपब्लिक डे एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस वॉज अ डे व्हेन एक्चुअल पावर्स वेयर वील्डेड टू द पीपल। और ये एक्चुअल डे था पीपल लोगों को अपना जो पावर है वो मिलने का, क्योंकि यहीं से लोकशाही स्टार्ट हो गई थी। Thus, 26 January is celebrated as a Republic Day, whereas 15th August is celebrated as a Independence Day. These two days are we now as our national festivals। और ये दोनों दिन क्या है? हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के हिसाब से फेमस है। तो ये जो दिन है दो 26 जनवरी एंड 15 अगस्त ये है नेशनल फेस्टिवल। तो याद रखना है हमारे नेशनल फेस्टिवल डेज कौन से होते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, ओके।
ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन रिटायर्स एंड रिटर्न टू इंग्लैंड. ओके, अभी जनरल जो थे गवर्नर जनरल माउंटबेटन वो रिटायर हो गए और अपने इंग्लैंड में फिर से वापस चले गए. आफ्टर हिम सी राजगोपालचारी, जिनका पिक्चर देखोगे राजगोपालचारी, बिकम द गवर्नर जनरल. उसके बाद हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी. He was the last governor general of India after the constitution was enforced. Constitution enforced होने के बाद वो कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. और इनकी जगह, जो माउंटबेटन की जगह तब तक राजगोपालचारी इन्होंने ली थी और वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल के रूल नहीं रहेंगे. लोकशाही आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोग चुनेंगे और उनका राज्य होगा, राइट, वो देश चलेंगे. सो राजेंद्र प्रसाद, इनका फोटो देख रहे होगे, वो हमारे क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट्स कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, वी हैव फिनिश आवर लेसन टुडे. लेसन इसी के साथ फिनिश होता है. हमने क्या देखा? रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजी, असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, ये देखा है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये दिन नेशनल फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेट करते हैं, राइट. इस सबसे हमारे ये लेसन अभी कंप्लीट होते हैं. तब तक हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हैं. तो फटाफट आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो. फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 3 में. मैच द फॉलोइंग भी है. मैच द फॉलोइंग ही लेते. चलो क्वेश्चन नंबर 1, मैच. फिल इन द ब्लैंक्स होंगे प्ले. इंडिपेंडेंस डे कौन सा है? ए, और मैं डायरेक्ट आंसर देती हूँ. ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द रिपब्लिक डे. अभी पढ़ा हमने, वही आंसर लिखने हम. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिफ्थ है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. अभी यही पार्ट में हमने जो भी क्वेश्चन लिए थे वो ही सेम उसी के क्वेश्चन पूछे. ओके, जो मैंने अभी लिखे थे पूरे. इंडिपेंडेंस डे तो आपको पता है 15 अगस्त. तो फर्स्ट आंसर आएगा 15 अगस्त. ओके, फर्स्ट राइट डाउन 15 अगस्त. आप नोटबुक में कॉपी करो. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द रिपब्लिक डे 26 जनवरी. रिपब्लिक डे कभी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 26 जनवरी. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर. ओके,
डॉक्टर क्यों लगा है? बिकॉज वो उन्होंने पढ़ाई PhD तक कंप्लीट करते, उनके आगे भी डॉक्टर लगता है. ओके, सर्जन, सभी डॉक्टर सर्जन नहीं होते. सो हमारे जो फर्स्ट है द इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू. रिपब्लिक डे on 26 January 1950. First President of India Dr. Rajendra Prasad. Chairman of Drafting Committee Dr. Ambedkar. Okay? You have completed or matched the following also. So ये आप नोटबुक में नोट डाउन करो. Next we are going to taking some fill in the blanks. Okay? अभी हम कुछ fill in the blanks लेंगे. So write down first one. Question number 2. Fill in the blanks. First, there were dash dash princely state in India at the time of independence. Okay? तो कितने थे? 562 थे, करेक्ट? जिनका ये 562. फर्स्ट आंसर आएगा 562. सेकंड है the Constituent Assembly was formed in the year. The Constituent Assembly was formed in the year dash dash. कौन से ईयर में फॉर्म होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यहाँ पे दिए ना 1946. The Constituent Assembly was formed in 1946. 1946 CE, Common Era. Third, dash dash and his secretary Shri dash dash were given the responsibility of merging the princely state into Indian Union. इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन, राइट? आंसर आएगा वाइस प्राइम मिनिस्टर्स एंड होम मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज होम मिनिस्टर लिखना. आंसर लिखो सरदार
मैंने यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं लिखा है, आप नोट डाउन करो. एंड ही सेक्रेटरी वीपी मेनन, श्री वीपी मेनन वेयर गिवन responsibility of merging the ओके. फोर मैंने यहाँ पे एंड सेक्रेटरी नहीं लिखा है, वो लिखा आंसर मैंने सिर्फ नोट डाउन किया है. फोर्थ वन, द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया was forward by Viceroy. बाद में देते हैं सर. Dash just become the first president of independence of India. Dr. Lord Mountbatten. Okay, so finish our fill in the blanks also. There were 562 princely states in India at the time of independence. The Constituent Assembly was formed in the year 1946. Sardar Vallabhbhai Patel and Shri V.P. Menon were given the responsibility of merging the princely state into Indian Union. जो प्रपोजल था पार्टीशन ऑफ इंडिया का, इसने फॉरवर्ड किया आगे लॉर्ड माउंटबेटन. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. Okay, so finish or fill in the blanks and match the following and some explanations in this part.